Hello dear student, how is going your study? Very well, fantastic, marvelous, zabardast, बहुत बढ़िया. Today dear student, our topic is based on Ohm's law. We will discuss in this lecture vector form, and we will discuss about the what is the resistance dependency factors, resistivity and other factors. So बने रहिए. I hope you are enjoying that. प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना. यस, सो व्हाट इज़ ओम्स लॉ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. सो क्या है डेफिनेशन देखिएगा. ओम्स लॉ कैन बी डिफाइन एज द करंट flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference across the conductor है कंडक्टर वायर बोलना चाहे सिंपल वायर बोल दें, ठीक है. अक्रॉस द कंडक्टर, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी. आई थिंक इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन भी आपने पढ़ा है. प्रोवाइडेड क्या टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल conditions must remain same. This is the complete definition of Ohm's law. Ohm's law ने क्या बताया कि सर the current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference across the end, provided its temperature, its other physical conditions. What do you mean by physical conditions? Sir, its cross section area, its length, okay, area means diameter you can say, and other physical quantities remain same. Got the point? Other physical कंडीशंस का मतलब समझ रहे हैं. इवन मतलब प्रेशर को भी आप कांस्टेंट रखना पड़ेगा. आपको प्रेशर का भी इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, बहुत कम होता है. टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है. तो इन कंडीशंस में ओम्स लॉ डिफाइन हुआ है. इज इट ए फंडामेंटल लॉ? नो, हो ही नहीं सकता. सो दैट्स व्हाई ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, बिकॉज it is defined under certain conditions only, and this is the limitation of Ohm's law. So we will discuss in detail, तो बने रहिएगा. Yes, so ready. क्या लिखा इन्होंने सर? V proportional applied. V is the potential difference. I am saying potential difference आप डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. I am saying V, ठीक है. This is the potential difference V1 minus V2, whatever you can say, delta V or V. V proportional I. If you remove your proportionality sign, then what will come? Constant. Syabas. V is equal to Ri. So this is the expression of scalar form of Ohm's law. V is equal to Ri. Sir, what is R here? Here R is proportionality constant. Shabas. R is your proportionality constant, known as क्या से जाना? Known as resistance. कौन सा कल? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. विच इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू V एंड I, वो V और I पे डिपेंड नहीं करता. विच इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, विच इंडिपेंडेंट द वैल्यूज ऑफ V and I, but depends on
but depends on nature. But depends on the nature of the conductor. Nature of the conductor. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट? और क्लियर होगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना ध्यान रखें कि ये कांस्टेंट है, नॉन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ V एंड I. दिस इज द मस्ट एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट. गो द पॉइंट. अब यहाँ से इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं. रेडी है? यस मैजिक, वाइप द पार्ट. यस डियर स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द V प्रोपोर्शनल I रिलेशन. ठीक है, इट इज Ohm's लॉ. ओके, इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, माइंड में रखना. इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ. ठीक है, Ohm's लॉ में लिख देता हूं यहाँ पे. Ohm's लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ. क्यों? क्योंकि सर आपको कुछ फंडामेंटल लॉ इट इज नॉट. वाई? क्योंकि आपको कुछ कंडीशंस अज्यूम करनी. So what is the V proportional I? V is equal to RI. I am going to draw ग्राफ बनाने जा रहा हूँ. कौन सा ग्राफ आएगा? Yes, Y proportional X. Y proportional X किसका ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा. If I am taking V and I like this, VI graph. So what is the? Sir, straight line graph passing through origin. Straight line graph passing through origin. Am I right? तो लीनियर करेक्टरिस्टिक्स है, लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अकॉर्डिंग Ohm's लॉ. लीनियर मीन्स एक लाइन बन रही है, ओरिजिन से पास हो रही है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द थीटा एंगल. नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्लोप ऑफ VI ग्राफ. टेल मी फॉर Ohm's लॉ. और हमसे V वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया. सो स्लोप डिनोट बाई m कैलकुलेटेड बाई tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is I and base is the V. So how can you take it? Take it small like that. This is the theta, this is the I, this is the V. ये I वाला एक्सिस हो गया, ये V वाला वैल्यू. Now what is the I upon V? From here you can say 1 upon R, I upon V, and 1 upon R is the G. This is the conductance. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. फिलहाल इतना ध्यान रखें, अभी बात करेंगे डिटेल में. ओके, इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. सो I upon V is 1 upon R, और you can say capital G. Am I right? So dear student, ध्यान देखें कि ग्राफ आपका I upon V है या V upon I. Because if I drawing the graph like this, this is the V and this is the I, and we have linear relationship between VI. Then now tell me what is the, I am taking this angle phi. What is the slope VI graph या IV graph? Slope of IV graph बताइए. Slope of IV graph, ठीक है. IV XY जैसे बोलते हैं ना, XY तो I यहाँ पे ले लिया, जैसे VI तो V यहाँ पे पहले ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हाँ जी, क्या आ जाएगा सर? स्लोप क्या होता है? M tan phi. परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? V. परपेंडिकुलर भैया देख लें, चेक कर लें, ये रहा फाई. सर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा. क्यों? ये पैरेलल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल. ये परपेंडिकुलर V, ये I, तो दैट विल बी V अपॉन I. फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V अपॉन I? इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस. क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस. सो गॉट द पॉइंट. यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे. यस डियर स्टूडेंट, हाँ, जिनमें ये लीनियर रिलेशनशिप होती है उनको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, जो ये लॉ फॉलो करते हैं, विच फॉलो दिस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन VI, और यू कैन से Ohm's law. These conductors are known as ohmic conductors. Now dear student, I have a question. Please tell me, which is correct? Which is correct for ohmic कंडक्टर? फॉर ओमिक कंडक्टर. एक कंडक्टर लिया और कौन सा करेक्ट आपको बताना है. ठीक है, ये आपको
ग्राफ दे रखा है I एंड B में, एंड दिस इज द R1 सॉरी से दिस इज द फॉर R1 एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R1 एंड दिस इज द ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस R2। दो वायर लिए, दो कंडक्टर लिए, पहले का रेजिस्टेंस R1 है, सर कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है कि ये भी माइंड में क्वेश्चन आता है कुछ बच्चों की, अरे रेजिस्टेंस सभी में है, रेजिस्टेंस सब में, कि जिसमें कम होता है वो हाईली कंडक्टिव मटेरियल, जिसमें ज़्यादा होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरफ अप्रोच करता है। और द पॉइंट, हाँ तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये R1 रेजिस्टेंस वाई के लिए मैंने I V ग्राफ ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ओमिक है, ओमिक कंडक्टर है। दूसरा ओमिक कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन। टेल मी विच वन इज करेक्ट। आपका ऑप्शन है रेजिस्टेंस R1 R2 विल बी इक्वल V, R1 ग्रेटर देन R2, C ABC और D यहाँ लिखते हैं सर R1 लेस देन R2 एंड D ऑप्शन आपका R1 must not equal to R2. Which one is correct? Yeah, none of these you can say. ये वाला तो फिर सेम में आ जाएगा ऐसा कुछ, है ना, तो कोई बात नहीं, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, कौन सा सही है? यस बताएं सर, हमें पता है, what do you know सर, हमें पता है जिसका I/V ग्राफ देखो, I/V का स्लोप क्या आता है सर 1/R यानी G कंडक्टेंस, ठीक है। अब जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका G ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो टेल मी यहाँ से एंगल, इसका एंगल है θ1, इनका एंगल है θ2, तो which one is correct? Because θ1 is greater than θ2. सो यहाँ का स्लोप θ1 रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा, तो यहाँ का स्लोप ज़्यादा है सर, स्लोप होता है tan θ होता है G। इफ G1 ग्रेटर देन G2 तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सर, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का अपोजिट होता है, सो R1 लेस देन R2। सो विच वन इज करेक्ट? C इज करेक्ट, R1 लेस देन R2। गुड द पॉइंट सर भाई, वेरी गुड। और भी तरीके हैं, सिंपल स्लोप सीखा था, इससे क्या। सो बने रहे, यस मैजिक वाइट द बोर्ड, लाइक जरूर कीजिए। नाउ यस डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट अस दिस, व्हाट इज रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस क्या है? यस वेरी गुड, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए property of material, it is the property or you can say characteristics of a material, which opposes किसको अपोज करता है? flowing the current, flow of the charges, or you can say simple current through it। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इट मीन्स एक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो सब में ही होगी। अब वो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इसे कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, कि यस रेजिस्टेंस तो होता है। रेजिस्टेंस का अगर ऑर्डर हम बोलें तो रेजिस्टेंस इन इंसुलेटर मच ग्रेटर देन, फिर आता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हाफ कंडक्टर और सेम एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर की तरफ बिहेव करते हैं और एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरफ बिहेव करते हैं। फिर रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा? कंडक्टर्स का, यानी रेजिस्टेंस तो सभी में होगा सर, हाँ सभी में होगा, आप में भी है सर। कितना है? अच्छा ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस कितना है? माइंड में आ गया कुछ? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, मैं आपको बता दूं। अपनी जो ड्राई बॉडी होती है उसमें अप्रोक्स 1 लाख जो रेजिस्टेंस होता है, ह्यूमन जो बॉडी होती है जो रेजिस्टेंस है अप्रोक्स 1 लाख ओम। ओम इज द ऐसा यूनिट, आई विल टॉक यूनिट की मैं बात करूंगा, ठीक है। 1 लाख ओम होता है। 1 लाख का मतलब समझ गए ना, 10⁻⁶ ओम। फीलिंग आती है 1 लाख बोलते हैं तो 10⁵ 10⁵ लाख, ओके 5 ओम। सर
वेट बॉडी हो जाए तो ये ड्राई बॉडी है, ये कौन सा है, ड्राई बॉडी। अगर वेट हो जाए तो जैसे गिला होने पे क्या होता है, वो कंडक्टिंग बन जाता है। तो अगर वेट हो जाता है, वेट बॉडी की बात करें, वेट बॉडी की बात करें तो वो अप्रोक्स होता है 10,000 कम नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा है ये। इसीलिए तो आपकी बॉडी करंट फ्लो होने पे तुरंत बर्न कर जाती है। जिसकी बॉडी से करंट फ्लो होगा वो बर्न कर जाती है, बिकॉज ये अपोज करेगा रेजिस्टेंस करंट फ्लो को, बहुत ज़बरदस्त अपोज करेगा। लड़ाई होगा, फ्रिक्शन होगा करंट रेस के बीच में, यू कैन से, ठीक है। तो हीट क्या होता है, H = I²RT। भैया अगर रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा है तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर स्मॉल टी कितना ही कम हो चाहिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए भी शॉक लगता है ना, तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट उससे फ्लो हो रहा है तो उसका तो स्क्वायर हो ही रहा है, तो तुरंत बर्न हो जाती है बॉडी। यही रीजन है, हीटिंग इफेक्ट होता है। गॉट द पॉइंट, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लड़ाई होगी करंट की रेजिस्टेंस के फ्लो होने के लिए, तो वो हीट प्रोड्यूस होगी। पर रेजिस्टेंस देखो ड्राई बॉडी का वेटेड हो गए तो 10,000। ओके, सो आई होप थोड़ा सा फीलिंग आ रहा हो। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे वुड हो गया, वुड का कितना रेजिस्टेंस होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना। ग्लास मटेरियल है, ग्लास मटेरियल होता है ना, उसका कितना रेजिस्टेंस होता है। आई होप आई एम वेटिंग योर आंसर्स। रेडी, यस। अब आ जाइए, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई है। एसआई यूनिट की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आएगा सर, अभी ओम्स लॉ से हमने इसको लिखा था V/I, तो यह इसको बोला जाता है ओम। ओम जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पे है ओमिक, ठीक है, ओमिक। यहाँ से हो गया वॉल्ट, ये हो गया एम्पियर, ठीक है। ओम का सिंबल होता है, ये हो गया V, तो 1 ओम आ जाएगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। गॉट द पॉइंट, दिस इज द 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग द 1 वोल्ट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। आप यहाँ से 1 ओम की डेफिनेशन दे सकते हैं। सिंपल है, 1 ओम की डेफिनेशन क्या थी, इफ ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor, if 1 ampere current flow through it, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, लिखाना पड़ेगा, ठीक है। यस मैजिक, राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 ohm। यस, आपके सामने है डेफिनेशन। 1 ampere current flows through conductor on applying 1 volt potential difference across the conductor, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ओके, थैंक यू मैजिक, थैंक यू मैजिक। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, लाइक करते हैं वो इतनी देर में। Hello dear student, now we are going to discuss about the factors on which resistance depends. Yes, there is a symbol of resistance. How can you identify the resistance by symbol? This is the zigzag. जैसे ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर, तो ये ज़्यादा ही ब्रेकर हो गया, तो रेजिस्टेंस तरह से क्या अपोज करता है फ्लो को। ब्रेकर भी क्या करते हैं, आपका जो फ्लो है उसको रोकते हैं, ब्रेक, स्पीड ब्रेक, है ना, तो वहीं से ये सिंबल लिया गया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। हाँ, ऐसे भी आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, कुछ स्टैंडर्ड फॉरेन बुक में आपको ऐसा सिंबल भी मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखा है रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर आप मूव करते हैं, स्पीड वेरी होती है, वहाँ पे आप रेजिस्टेंस कम करते हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यस, लाइक दैट। एंड व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, ये तो स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दिस इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल हो गया। और ये रियोस्टेट होता है, एक डिवाइस होती है जो आपके लैब में मिलेगी, रियोस्टेट। उसमें वायर की लेंथ को जो है टचिंग पॉइंट है वो चेंज करके, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा लेंथ होता है उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लेंथ वेरी करके भी हम रेजिस्टेंस वेरी करते हैं, दैट इज़ द रियोस्टेट। RH इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द सिंबल ऑफ इट। अनदर इन सम बुक्स यू कैन से। यस, नाउ अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर है सर, एक तो आपने बता ही दिया, लेंथ। यस, शाबाश सर। पहला पॉइंट तो आप ये लिख लो नोट, क्या कि सर आर डिपेंड करता है क्या V और I पे। फॉर्मूले में तो R=V/I आ रहा है, बट नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V प्रोपोर्शनल I होता है, V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I।
आप जितना वी बढ़ा रहे हो उतना ही आई प्रोपोर्शनलिटी में इंक्रीज हो जाएगा। सो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेशियो वी एंड आई। अब वी इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, तो ये वी अपॉन आई रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई आर डज नॉट डिपेंड, ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिपेंड सर किस पे डिपेंड, ऑन वी एंड आई, ऑन वी एंड आई पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल। इट मीन्स सर ये डिपेंड करता है फर्स्ट लेंथ पे, कि उसका लेंथ कैसा है। जितना ज़्यादा आप लेंथ लेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू कैन से। सेकेंड पॉइंट आता है उसके क्रॉस सेक्शन पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब सर जो जितना थिन वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। यस, तभी तो अपने वायर देखिए केबल वाली, आपकी डोरियाँ देखिए घरों में, उनमें देखो बहुत छोटे छोटे वायर होते हैं। गॉट द पॉइंट। हम तो करंट ज़्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस थोड़ी चाहिए ज़्यादा, तो हमने क्या किया, उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, छोटी छोटी वायर ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे वायर ले लिए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उनका बढ़ गया, एरिया बढ़ गया उनका क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब ये मत करना सर एक बड़ा वायर है इसका इतना क्रॉस सेक्शन है, आप एक सिंगल वायर लोगे छोटे छोटे, तो उसका कैसे बढ़ेगा, बढ़ता है एरिया। आप इसी को छोटे छोटे वायर में तोड़ दो, इससे ज़्यादा एरिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ सरफेस अंदर वाली भी फ्री हो जाएगी। डजंट मैटर। हाँ, अरे समझे नहीं समझे, एक जैसे आप ड्रॉप ले लो, बिग ड्रॉप है, उसका कोई एरिया है सब, अब उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन ड्रॉप्स का एरिया और उसका एरिया कंपेयर करो, किसका ज़्यादा आएगा, ड्रॉप्स का एरिया। फ्री सरफेस, जितनी ज़्यादा फ्री सरफेस होगी उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि स्मॉल वायर में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो इंक्रीज होता है। हाँ, उतना आप फील नहीं कर पाओगे इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा इसमें हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही रीज़न है कि आप अपने पोल, घरों के पास में जो पोल है वो आपके घरों में सप्लाई दे रहा है, वो वायर देखना बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्यों सर इतना थिक आप यूज़ कर रहे हैं? हाँ, वो मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, जो छोटी वायर और अपन यूज़ ले रहे हैं ना, उस बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उससे कुछ चीज़ को समझिएगा ना। पोल वाला जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट रहेगा, यहाँ देख लीजिएगा। पोल से आपके घरों में सप्लाई आ रही है, वो वायर देखिए बहुत थिक होता है, ठीक है, तो इतना थिक हम वायर सप्लाई लाइन से नहीं ले सकते वहाँ पे जहाँ से आपको ग्रिड से सप्लाई। क्यों? क्योंकि तो मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, हेवी होगा, ठीक है। हम जितना जहाँ तक रेजिस्टेंस कम रिड्यूस कर पाए वहाँ तक हम कोशिश करते हैं, तो कोशिश क्या की कि घर के पास में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कम कर दो, जिससे सप्लाई ज़्यादा चले। को तो पॉइंट देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना, तो वहाँ पे ये फिट होगा, सही एग्जाम्पल। थर्ड बात हम चलते हैं, डियर स्टूडेंट, सर एल के प्रोपोर्शनल इनवर्स टू टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर। विथ इंक्रीज ऑन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। कंडक्टर की बात करूंगा, इन कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिकॉज ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से चार्ज कैरियर्स। एंड इन सेमीकंडक्टर्स की बात करूंगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई तो पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखिए, हम बार बार इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में भी आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाँ जी, नाउ डियर स्टूडेंट, अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसकी कुछ इक्वेशंस होती है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। देखिए किस तरह से ये डिपेंड करता है। आर टी इज गिवन बाई आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। एल्फा लीनियर
थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है, अल्फा इज द लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 0। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैंने आपको ये बताया अभी। ओके, सो आई होप आप रेडी हैं इसी डाटा का थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, आर प्रोपोर्शनल एल को आर प्रोपोर्शनल 1/a को। जैसे ही आप कंबाइन करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको क्या मिल जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। व्हेन यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन व्हाट विल दैट सर, रो एल अपॉन ए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी साइन इंट्रोड्यूस किया है, रो। दिस इज नोन एज हियर रो इज प्रोपोर्शनलिटी साइन। रो क्या है, इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है साहब, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, इट इज नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कौन सा टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो मस्ट रिमेंबर दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल, वेरी गुड, यस। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ओनली। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। बात करेंगे इसकी भी डिटेल में, डोंट वरी। यस, आर उसका रो अल्फोन है। और टेम्परेचर वाला जो मैंने बात की थी आपसे, टेम्परेचर के जो फॉर्मूला बताया था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये जो डेल्टा टी लिख रहा हूँ दैट इज द आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी 1 माइनस टी नॉट। जो टेम्परेचर लिख रहा हूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में हम लिख सकते हैं, केल्विन या लिख सकते हैं, मैं डिग्री सेल्सियस में लेके चल रहा हूँ। आर नोट यहाँ पे, आर टी क्या हो गया सर, रेजिस्टेंस। आर टी क्या हो गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट T degree centigrade, T degree centigrade. And what is the R naught sir? It is the resistance of the conductor at 0 degrees centigrade. And we talk about alpha. Alpha is the linear thermal resistance coefficient. Linear thermal resistance coefficient. ठीक है, coefficient. Okay. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखिए इसकी यूनिट होती है, यहाँ से आप यूनिट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और अगर आप इसको एसआई में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, केल्विन इनवर्स, 1/, केल्विन इनवर्स मतलब। यस, टी नोट पता चल ही गया होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर बोला जाता है, T1 किसी टाइम पे T हो गया। ठीक है, यहाँ टाइम नहीं है, सॉरी टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर है, डेल्टा टी आई एम टॉकिंग अबाउट, ये टेम्परेचर भैया, कैपिटल में आप इसको लिखते हैं, है ना, कैपिटल इसको लिखे। T नोट इज द इनिशियल टेम्परेचर। ये जनरली सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कंसिडर किया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनरली ये लिया जाता है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनरली लिया जाता है सराउंडिंग टेम्परेचर कंसिडर करके। ठीक है, और जनरली इसको अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हो नो डाउट आप मेजर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला डिराइव है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो सर इस रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जाए तो कैसा आएगा, लेट्स चेक कैसा आएगा। यस मैजिक, व्हेन वी ड्रो द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर टी। ओके, टेम्परेचर ले रहा हूँ, ठीक है ना, कैपिटल टी लिख लीजिए, आपकी इच्छा है तो ये लीजिए। हाँ जी, कैसा ग्राफ आएगा सर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, बट इनिशियल वहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा आर नॉट, रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू रहेगा। आप रिप्रेजेंट कर लेना, देखिए आर टी एक्सपेंड करें, आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एक तरह से हो जाएगा वाई, ये हो गया सी, ये टेम्परेचर एक्स बोलोगे, और ये कंप्लीट एम हो गया। तो वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म आ जाएगी।
तो यहाँ से आप y ये है, c पे यहाँ से स्टार्ट, दिस लाइक ये आर नोट हो गया यहाँ पे, और ये स्लोप हो जाएगा आर नोट एल्फा यहाँ पे। वो तो कोई, तो ये इसका ग्राफ आएगा। तो मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया है, उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, डोंट वरी, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कंडक्टेंस। टॉपिक क्या है, जनरल डेफिनेशन है, बता चुका हूँ। कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल। जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है प्यारे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इट? सर एसआई यूनिट क्या बोलेंगे इसकी, कौन बताएगा? ऐसा यूनिट, ठीक है सर, ये हो जाएगा 1/ओम, ठीक है, 1/ओम। अरे भैया ये होगा 1/ओम को क्या लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स, ठीक है। अब जैसे इसका सिंबल कभी कभी लोग लिख देते हैं, किससे लिख देते हैं, ओम इनवर्स, लाइक दैट, ऐसे ओम इनवर्स। और कुछ लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट, जस्ट उल्टा कर देते हैं। और कुछ लोग सर ओम है, इनवर्स है, तो उसको आप क्या लिख दो, मो, MHO, मो से भी लिख देते हैं। सो कभी मो लिखा है, कभी ऐसा साइन है, कभी ऐसा साइन, ओम इनवर्स है, में इन सब को छोड़ के किसी ने बोला कि इसको आप साइमन बोल दो, क्या बोल दो इसको, साइमन। ओम इनवर्स को क्या बोल दो, साइमन। तो इसको कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इतने सारे मैंने बताए तो मैंने को बताना ज़रूरी था। साइमन साइंटिस्ट है, ठीक है, साइमन के नाम पे S रखा गया। ओम इनवर्स, मो इनवर्स सब क्या है, रेजिस्टेंस के अपोजिट है, यानी कंडक्टेंस है, ठीक है। अच्छा रेजिस्टिविटी की बात कर लें। अच्छा ये आप डायमेंशन बता सकते हो, आर की डायमेंशन, बता सकते हो मुझे, आर की डायमेंशन यानी ओम की डायमेंशन क्या होती है, याद है? नहीं याद? मैंने बताया था ना, पावर A-2, पावर A-2, क्योंकि वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज उसकी होती है पावर A-1। ओके, ये मैंने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में बताया। अगर आपको नहीं पता तो जरूर जाके देखें, है ना, प्लेलिस्ट है 11th सेक्शन में, वहाँ पे यूट्यूब पे देखिए, बिल्कुल मैंने अच्छे से बताया ट्रिक से किस तरह से ये पावर A-2। पावर की मुझे याद है, आपको भी याद है, क्योंकि वो बेसिक है फोर्स पावर की, इसलिए उसकी टर्म्स में हम याद कर सकते हैं, जो हम जानते हैं उस टर्म में। तो ये पावर A-2 का -1 का मतलब हो गया M1 L2 T-3 A-1। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, सर ये कैसे आया, ये देखो R = क्या लिखते हैं आप, V/I। तो वोल्टेज में पहले एक A- था, एक करंट हो रहा है क्या, A-2 हो जाएगा, गॉट द पॉइंट यहाँ पे। तो ये हो जाएगा M1 L2 T-3 A-2। तो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट डालते चले और लर्न रखें, क्योंकि कंपटीशन में अगर आपको चलना है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। All the best. Student, now resistivity. What is the resistivity? It is also known as specific resistance. इसको specific resistance भी बोलते हैं। Now फॉर्मूला कहाँ से आएगा, हमें पता है R = ρL/A होता है। So from there ρ = RA/L आपके सामने आ जाएगा। Now dear student, tell me what is the SI unit of resistivity? What is the definition of resistivity? So you can define like this. यहाँ से देखिए इसको जो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी का SI यूनिट जो उसका हो जाएगा ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर कैंसिल, तो व्हाट इज द यूनिट, ओम मीटर। हमेशा याद रखिएगा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना है, ओम मीटर, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, सर ध्यान रखिएगा, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1, ठीक है, एंड लेंथ कितनी है 1, ठीक है, देन व्हाट विल दैट R = R 1/1 and you have ρ = R। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है, एक ऐसे कंडक्टर का जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिट है, जिसका लेंथ क्या है 1 है, तभी तो स्पेसिफिक हुआ। सो यू कैन डिफाइन एज, कैसे आएगी डेफिनेशन,
specific resistance can be defined as the resistance of a conductor having unit length and unit cross section area is, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे इज नॉन एज specific resistance or you can say resistivity of the material of the conductor तो इस तरह से हमने डेफिनेशन भी दे दी। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट था कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का अपोनेंस क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। भाई जैसे कंडक्टेंस आया था G = 1/r, ठीक है, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस आया था। तो ये बताओ यहाँ पे मैं अगर कंडक्टिविटी बात करूँ, यहीं पे क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका, ऐसा यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, 1/ओम मीटर, यू कैन से ओम इनवर्स मीटर। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन कैपिटल एस लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, ओके। यस डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंसी ऑफ रो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, इट मीन्स इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। याद रखिएगा, मॉस्ट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, ये डज नॉट डिपेंड सर किस पे डिपेंड नहीं करता सर, इट डज नॉट डिपेंड क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यू कैन से क्रॉस सेक्शन एरिया CSA एंड लेंथ, am I right? ये लेंथ और ज्योमेट्री पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता सर, फिर किस पे डिपेंड करता है, रो डिपेंड्स ऑन नेचर of the conductor of the material, you can say मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कॉपर का वायर लिया, नेचर से मतलब कॉपर का वायर लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम का लोगे तो वो कुछ उससे और डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो रो कम हो जाएगा रेजिस्टिविटी उसके लिए। ऐसे अगर आपने सिल्वर चांदी का ले लिया तो रो बहुत कम हो जाएगा। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड कर रहा है। अगर आपने ये कहा कि मेरे पास ये सिल्वर का वायर है, इस का कुछ वैल्यू है ρ1, ठीक है, और मैंने इसको एक्सटेंड कर दूँ खींच के, ठीक है, दूसरा वायर नहीं लिया, इसी को एक्सटेंड कर दिया खींच के, तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो गई, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो याद रखिए, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिपेंड्स ओनली मटेरियल, ठीक है। और टेम्परेचर में भी रो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। कैसे? जैसे रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सर ये तो रेजिस्टेंस के सिमिलर वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर, यू कैन से 0 डिग्री सेल्सियस। एल्फा लीनियर थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट है ये, ओके। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, एक्सप्रेशन लाइक था, ठीक है। आप जरूर भूलें नहीं, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए रेजिस्टेंस बताने के लिए, जरूर बताइएगा रेजिस्टेंस, और लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए यार, फैला दीजिए सभी जगह, ठीक है। आपका सपोर्ट है, आप ही का चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बी एक्टिव, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।